बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असीज़। आज की वीडियो ब्रीडिंग से रिलेटेड है। अक्सर हम शौकीन हजरात के ज़हन में एक सवाल आता है कि जब हम ब्रीडिंग करवाने लगते हैं या अपनी एक नस्ल, अपने मुर्गों की एक नस्ल बनाना चाहते होते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हम ब्रीडिंग करवाते हैं, तो हमारे ज़हनों में अक्सर ये सवाल आता है और अक्सर ये इसी सवाल को लेकर सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अक्सर वीडियोज़ भी हैं कि ब्रीडिंग में किसका रोल ज़्यादा है, मुर्गे का रोल ज़्यादा है या मुर्गी का रोल ज़्यादा है, किसका रोल ज़्यादा अहम है। कि आप ब्रीडिंग करवाते हैं, आने वाला जो क्लच है, आने वाले जो चूज़े हैं, वो ज़्यादा अपने बाप पे की खसूसियात को अडॉप्ट करेंगे या ज़्यादातर अपनी माँ की खसूसियात को अडॉप्ट करेंगे, किसकी अहमियत ज़्यादा है। तो इसी टॉपिक पे, इसी बात पे, इसी सवाल को लेके आज हम इसके जवाबात खंगालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं बड़े जो रिसर्चर्स हैं या बड़े उस्ताद जिन्होंने इस शौक़ में, इस जुनून में अपनी उम्रें जो है वक्फ़ की हुई हैं, उनके तजर्बात और उनकी तरफ से मुझ तक पहुंचने वाली मालूमात जो हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। उसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने रखूंगा। और तीसरे मरहले में मैं साइंटिफिकली भी आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किसका रोल किस तरह से ज़्यादा हो सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, बहुत ही मालूमाती होने वाली है और दिलचस्प होने वाली उन लोगों के लिए जो असील का जुनून रखते हैं, जो असील का कारोबार नहीं करते बल्कि असील को जुनून के तौर पर लेते हैं, इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, कोई नस्ल बनाकर अपने नाम से कोई ब्रीड बनाकर अपना इसमें इस असील शौक की खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है कि ब्रीडिंग में मुर्गे और मुर्गी के किरदार की क्या फ़ीसद है, क्या चांसेस हैं कि कौन सा किरदार ज़्यादा अहम है कि आने वाले परिंदे, आने वाले चूज़े जो हैं किस पे ज़्यादा खसूसियात लेके जाएंगे, मुर्गे पे लेके जाएंगे या मुर्गी पे। यूँ आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि क्या मुर्गा अपनी खसूसियात ज़्यादा डालता है चूज़ों में या मुर्गी अपनी खसूसियात चूज़ों में ज़्यादा डालते हैं। तो इसी को लेके आपके सामने मैं पहले बड़े माहिरीन जिन्होंने ज़िंदगियां गुजारी हैं इस शौक़ में, उनकी राय रख दूं। मैं जहां तक मेरी रिसर्च में पहुंचा है या मेरे नॉलेज तक ये बातें पहुंची हैं बड़े उस्तादों से, वो यही है कि बड़े उस्ताद यही कहते नज़र आए हैं कि मुर्गी का किरदार ज़्यादा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुर्गे का किरदार ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर यही लोग यही क्लेम करते हैं कि मुर्गी का किरदार ज़्यादा है। तो इसी वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर या इस वीडियो के नीचे जो पहला कमेंट होगा उसके नीचे मैं कुछ लिंक्स ऐसी वीडियोस के दे दूंगा जहां उन वीडियोस को देख के आप बखूबी समझ जाएंगे। बड़े लोग, बड़े शौकीनों की आरा क्या है इस बारे में, आप वो वीडियो देखें, आपके लिए बहुत नॉलेज वहां पे मिलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप उन वीडियोस पे जाके उनसे समझें, देखें। मैं खुद उनको बहुत देखता हूँ, ऐसी वीडियोज़ ऐसे बड़े लोगों, सियाने लोगों की, तजर्बाकार लोगों की मैं सुनता हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आए, मुझे अच्छी लगे, वो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। तो आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ। तो बहरहाल अब अगले स्टेप पे चलते हैं कि इस लिहाज से मेरा ओपिनियन क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि ब्रीडिंग के अंदर किसका किरदार ज़्यादा है। तो मैंने अपनी समझ बूझ के लिए, अपनी कॉमन सेंस के तहत मैंने ब्रीडर्स को, जिसमें मेल भी शामिल है, फीमेल भी शामिल है, मुर्गा मुर्गी दोनों शामिल है, उनको मैंने एज के लिहाज से, उम्र के लिहाज से 4 कैटेगरी में मैंने अपने लिए, अपनी आसानी के लिए मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसको मैं समझने के लिए ईबो, EABO से एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, EABO, ईबो। तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ ये, अब ईबो का मतलब क्या है, E फॉर अर्ली एज ब्रीडिंग, ए से मुराद है एक्टिव ब्रीडिंग एज और B से मुराद है बोल्ड ब्रीडिंग एज और O से मुराद है ओल्ड ब्रीडिंग एज। इस कैटेगरी में मेरे मुताबिक जो एक्टिव ब्रीडिंग एज है, यहाँ पे ब्रीडर जो होता है उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो आने वाले परिंदों में अपनी खसूसियात ट्रांसफ़र ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कर सके। एक्टिव ब्रीडिंग एज ऐसी एज है जहाँ पे वो अपनी खसूसियात ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है और ये 16 महीने से 30 माह तक है। तो इस दौरान अगर मुर्गी ब्रीडिंग के दौरान आपकी मुर्गी इसमें ज़्यादा एक्टिव हुई तो वो ज़्यादा खसूसियात डालेगी, और अगर मुर्गा आपका ज़्यादा एक्टिव हुआ तो वो भी खसूसियात डालेगी। लेकिन ये जो मैंने 4 ब्रीडिंग एजेस बताई हैं, इनमें खुराक, उनकी इम्यूनिटी, उनका रहन सहन,
रेनसैन बहुत इफ़ेक्टिव होता है। बाज़ औक़ात एक्टिव ब्रीडिंग एज फैल भी जाता है, मतलब आपकी खुराक आपने जो दाना डाल रहे हैं उसकी रेनसैन उसका माहौल ज़्यादा अच्छा है तो ये एक्टिवनेस उसकी ज़्यादा देर तक भी चल सकती है। लेकिन अगर माहौल ख़राब है, बीमार है मुर्गी, बीमारियों का सामना है, माहौल अच्छा नहीं है, दाना अच्छा नहीं है, तो ये एक्टिव ब्रीडिंग एज उसकी श्रिंक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बहरहाल ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं इससे आगे आपको बताता हूँ कि साइंटिफिकली क्या होता है। ये टोटल जो साइंटिफिकली है ये जीन्स की साइंस है, डीएनए की साइंस है। ये जीन्स से विरासत ट्रांसफ़र होती हैं। अब जीन्स जो होती हैं ये कुछ जीन्स होती है डोमिनेंट और कुछ जीन्स होती हैं डिपेंडेंट। कुछ जीन इंडिपेंडेंट है जो डोमिनेंट है और कुछ होती है इंडिपेंडेंट। अब मैं आपकी आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा मुर्गा जिसकी जीन्स, जिसके डीएनए इस लिहाज से हो कि वो ज़्यादा एक्टिव हों, डोमिनेंट हों, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़े हों, वो ज़्यादा हिस्सा लेंगे। और जिसका अगर नर या मादी है उसके जीन्स कमज़ोर हों, मतलब उसमें डोमिनेंसी ना हो या उसमें गाढ़ापन कम हो, इल शौक में इसे गाढ़ा खून या पतला खून भी कह लेते हैं। अब ये गाढ़ा खून, पतला खून से मुराद खून का गाढ़ा होना या पतला होना नहीं, ये जीन्स से ही रिलेटेड एक टर्म है। तो जिसकी जीन्स ज़्यादा एक्टिव होंगी वो ज़्यादा अपनी खसूसियात ट्रांसफ़र करेगा। अब ये जीन्स एक्टिव कैसे होती हैं? ये जीन्स एक्टिव होती हैं इनब्रीडिंग से। अब इनब्रीडिंग क्या बला है, क्या चीज़ है, ये मैं आपको मुख्तसर आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे परिंदे जो अपने ही रिश्तेदारों, मतलब ऐसे परिंदे जो अपने ही रिश्तेदारों से पेयर्स बन के बार बार जो बने हों या पैदा हुए हों, उनमें जीन्स ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं। मतलब आपने दो बहन भाई हैं, उनका जोड़ा लगाया तो क्योंकि बहन भी एक ही ख़ानदान से, भाई भी एक ही ख़ानदान से और एक ही माँ बाप से हैं, तो उनके जीन्स बहुत आपस में क्लोज़ होंगे। जब उनका आप जोड़ा लगाएंगे तो आगे जो बच्चे बनेंगे उनके जीन्स डोमिनेंट होते जाएंगे, क्योंकि पीछे पेरेंट्स के जीन्स एक जैसे थे तो इसलिए आगे जीन्स जो डोमिनेंट बनने शुरू हो जाएंगे। मज़ीद दोबारा आप बहन भाइयों का जोड़ा अगली नस्ल में भी लगा देते हैं तो मज़ीद वो ऐसा होगा कि पीछे पेरेंट्स के जीन्स बहुत ज़्यादा करीब थे, तो आने वाले परिंदे जो होंगे, आने वाले चूज़ियाँ होंगी, उनके और डोमिनेंट जीन्स बन जाएंगे। तो इस तरह से जीन्स डोमिनेंट बनते जाएंगे और ये वो शाख बनेगी जो अपने बच्चों में ज़्यादा जो खसूसियात ट्रांसफ़र करने की अहलियत रखते होंगे। इस शाख में से आप मुर्गी उठाएं या मुर्गा उठाएं, किसी भी मुर्गे के साथ लगाएं तो ये जो शाख में से उठे लिए हुए परिंदे होंगे ये अपने बच्चों में ज़्यादा खसूसियात ट्रांसफ़र करेंगे। और ये डिपेंड करेगा कि पीछे इनब्रीडिंग किस कदर हुई है, कितनी ज़्यादा इनब्रीडिंग हुई है। अगर इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा दफ़ा हुई है तो ये ज़्यादा अपनी डीएनए में डोमिनेंसी रखेंगे और ये ज़्यादा खसूसियात ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ये भी बता दूँ कि इनब्रीडिंग में कुछ मसाइल भी आते हैं। जिस तरह खसूसियात रिवाइज़ हो के खसूसियात नुमायाँ होने लगती हैं, ऐसे ही कुछ बीमारियां, कुछ आर्ज़े खून के अंदर मौजूद होते हैं जो बहुत गैर नुमायाँ होते हैं। लेकिन जब बार बार इनब्रीडिंग करते हैं तो जहां खसूसियात रिवाइज़ हो के ज़ाहिर होना शुरू हो जाती, वहाँ पे वो आर्ज़े, वो बीमारियां भी दोबारा बार बार रिवाइज़ होने के साथ साथ इनब्रीडिंग में वो भी वाज़े होना शुरू हो जाती है। ये बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सादा लफ्ज़ों में बता सकूँ। जब आप इनब्रीडिंग करवाएंगे, मतलब बहुत करीबी रिश्तेदार चूज़ी चूज़ा का आपस में पेयर लगाएंगे, तो उनमें आगे क्या होगा, खसूसियात नुमायाँ होनी शुरू हो जाएगी। उनके डीएनए जो हैं वो डोमिनेंट होते जाएंगे और साथ में उनमें कुछ आर्ज़े भी आने शुरू हो जाएंगे, बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होनी शुरू हो जाएगी, उनके कद कम होने शुरू हो जाएंगे, उनके वज़न कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनमें असालत और खसूसियात बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो भी रिवाइज़ हो रही हैं। जिस तरह उनकी बीमारियां रिवाइज़ हो रही हैं उस तरह उनकी खसूसियात भी बार बार रिवाइज़ होने के साथ वो भी नुमायाँ हो जाएंगी, बीमारियां भी नुमायाँ हो जाएंगी। फिर इनका हल ये होता है कि जब आप 3 से 4 दफ़ा परिंदे की इनब्रीडिंग करवा लिए तो फिर उसको क्रॉस करवाएं। और क्रॉस के पीछे भी मैंने पूरी कहानी अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई कि किस तरह से आपने अपनी नस्ल भी क्रॉस करा के सेम रखनी है,
ताकि आपके मुर्गे क्रॉस में भी ना जाएं कि ये मुर्गा जी क्रॉस है, किसी और नस्ल के साथ क्रॉस हो गया, नस्ल भी ख़राब ना हो और उनमें क्रॉस भी आ जाए, मतलब क्रॉस के पॉजिटिव फ़ायदे आपको हासिल हो सकें लेकिन उसमें जो खसूसियात वो ख़राब ना हो। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई, वो आप यहाँ पे मैं दे दूँगा, आई बटन में वहाँ भी दे दूँगा और नीचे लिंक भी दे दूँगा और एंड पे स्क्रीन वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो ये था साइंटिफिक व्यू, आपको समझ आ गई होगी। अब मज़ीद इस पे मैं जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक पे, ब्रीडिंग के टॉपिक पे, कि ब्रीडिंग पेयर में मुर्गी की सिलेक्शन, मुर्गे की सिलेक्शन, रंगों का, सारी बात पे मैं आने वाले कुछ दिनों में शायद सैटरडे को मैं एक लाइव सेशन लूँ जहाँ पे आपको ये मुकम्मल गाइड करूँगा, क्योंकि वीडियो में इतना कुछ बताना मुमकिन नहीं होता। लाइव तो हम घंटों भी जा सकते हैं, घंटा तक भी लाइव जा सकते हैं, तो वहाँ मैं प्रॉपरली गाइड करूँगा, लेकिन उसका टॉपिक सिर्फ यही रहेगा, ब्रीडिंग। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, आपने सिर्फ यही क्वेश्चन अपने जहन में रख लें, लिख के रख लें, जो आपके जहन में क्वेश्चन हो वो लिख के रख लें। आपको इंशाल्लाह मैं कम्युनिटी में भी बता दूंगा और मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि कब मैं ये लाइव सेशन लेने वाला हूँ। तो बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी होगी। अल्लाह पाक आपको, आपके शौक़ को, आपके अहले खाना को हर मुसीबत और बला से महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।